बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने जो है ना एंटी फंगल ड्रग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज लास्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही होगा कि आपने फर्स्ट लेक्चर अगर आपने सुना तो वो ज़रूर सुने कि उसके अंदर आप क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से पहले रिव्यू कर लें। उसके बाद जो है ना आप ये वाला लेक्चर सुनेंगे ताकि आप लोगों को क्लासिफिकेशन का पता चल जाए कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आ रही है। और उसके बाद जो है ना आप उसके रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो आप कर सकते हैं। और बाकी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजोल क्लास की ड्रग्स हैं। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट यानी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया था। और अमीडाजोल इसको सब कैटेगरी के अंदर हमने अमीडाजोल और ट्रायाजोल के अंदर पढ़ा था। अमीडाजोल की जो कीटोकोनाजोल एक इम्पोर्टेंट ड्रग थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास ट्रायाजोल के बारे में है, उसके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने जो है ना जो हर ड्रग की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आपको चाहिए पहले वो वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पता चल जाए। उसके बाद इन ड्रग के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप आसानी के साथ जो है ना समझ सकते हैं। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारे पास ट्रायाजोल की क्लास है। इसके अंदर सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो ड्रग है वो है फ्लूकोनाजोल। ये अक्सर आप लोगों ने जो है ये डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इस ड्रग की इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ट्रायाजोल के अंदर इस क्लास मतलब ट्रायाजोल के अंदर आ रहा है। और दूसरा ये है कि इसका जो मेजर इफेक्ट किसके ऊपर होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये आपने इसका मैकेनिज्म जब पढ़ा था एजोल क्लास के अंदर ये ड्रग आती है। तो एजोल क्लास का हमने जब मैकेनिज्म पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि उसका जो मेजर यानी टारगेटेड इफेक्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना था। हमने देखा कि वो बेसिकली एर्गोस्टिरोल जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसकी सिंथेसिस को ही जो है ना हमने ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो रही थी। तो इस तरीके से ऐसा ऐसा फंगल का जो सेल होता है वो लाइसिस की तरफ चला जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट में हमने देखा कि एक्टिंग ऑन फंगल सेल मेम्ब्रेन उस पार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, उसी को इसने लाइसिस कर देना है। और इस तरीके से वो मतलब हम हमारा ये ट्रीटमेंट यानी अपनी एक्टिविटी शो कर रहा होता है। तो इस फ्लूकोनाजोल के बारे में इम्पोर्टेंट जानने के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है यानी ये ट्रायाजोल के अंदर आ रही है। तो इसकी अगर नेचर वाइज देखा जाए तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक से क्या मुराद है, हाइड्रो मीन होता है वाटर, फिलिक मीन यानी वाटर के अंदर आसानी के साथ जो है ना सॉल्युबल हो जाता है। और इसकी अवेलेबिलिटी यानी फार्मूलेशन जो होती है वो ओरल फॉर्म के जरिए या आईवी रूट दोनों के जरिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों इसकी फार्मूलेशन मौजूद है। उसके बाद इट इज़ अ हाईली वाटर सॉल्युबल होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा वाटर सॉल्युबिलिटी होने की वजह से इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वाइडेस्ट है यानी ज़्यादा है। तो जिस ड्रग का भी थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो हमारे लिए सेफ कंसीडर ज़्यादा किया है, यानी उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है बहुत कम देखने को मिल रहे होंगे। तो आगे हम जब एडवर्स इफेक्ट देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे तो शायद नाज़र कोई एक दो एडवर्स इफेक्ट जो है ना इसका बाद का रिपोर्ट किया जा रहा होता है। तो इसलिए क्योंकि वाइड जो है ना इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स होने की वजह से इसका जो है ना एडवर्स इफेक्ट भी बहुत कम ही शो हो रहे हैं। उसके बाद इट्स एब्जॉर्प्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय गैस्ट्रिक पीएच। पिछली क्लास के अंदर इमिडाजोल के अंदर खासतौर पे हमने देखा कीटोकोनाजोल के केस के अंदर तो गैस्ट्रिक पीएच की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना कम हो रही थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ये गैस्ट्रिक पीएच यानी उसके एसिडिक मीडिया का होने या ना होने से इसकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। उसके बाद यह एक्सीलेंट सीएसएफ पेनिट्रेशन, सीएसएफ से क्या हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो इसकी पेनिट्रेशन जो है ना एक्सीलेंट है यानी ज़्यादा है। तो इसी वजह से हम जो है ना इसको सिस्टमेटिक कैंडिडियासिस एंड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के केस के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये सीएसएफ के अंदर यानी
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर आसानी के साथ, यानी इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम मेनिंजाइटिस के केस के अंदर हमें इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इमिडाजोल के केस का, ये जो कीटोकोनाजोल के केस के अंदर हम देख रहे थे, तो वहां पे हमने CSF की जो पेनिट्रेशन थी वो एक हद तक थी, यानी लिमिटेड थी। इसी वजह से उसकी अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ये जो है ना, हम इस ड्रग को फ्लूकोनाजोल को प्रेफर कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। और उसके बाद इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एस्परजिलस। इस अगेंस्ट, यानी इस केस के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसकी एफिकेसी या इसका जो है ना थेरेप्यूटिक एक्शन जो है ना, इस केस के अंदर, इस फंगल इन्फेक्शन के अंदर नहीं आ रहा होता, यानी इसकी केस के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोफाइलैक्टिकली यूज टू प्रिवेंट द सिस्टमैटिक इन्फेक्शन इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स रिसिपिएंट एंड एड पेशेंट। तो ये जो है ना, क्या हो रहा था कि ये एड्स वाले पेशेंट के अंदर, और दूसरा बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं पेशेंट, उनके अंदर जो है ना, ये क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट द सिस्टमैटिक इन्फेक्शन, यानी फर्दर जो है ना फंगल इन्फेक्शन से इसको प्रिवेंट कर रहा होता है, और इसको जो है ना प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये उस केस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। उसके बाद अगर इसके मैकेनिज्म, उसके बाद आता है मैकेनिज्म, आपको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यही बता दिया था एजोल के क्लास के अंदर, कि वो जो है ना एर्गोस्टेरोल की सिंथेसिस को ही इनिबिट कर रहा होता है। तो आप उसको जो है ना पिछले लेक्चर पहले देख लेंगे, ताकि आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिवाइज हो जाए। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमने ऊपर पढ़ा है कि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही कम एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे होंगे। तो हम देख लेते हैं कि GI डिस्कम्फर्ट हो सकता है या स्किन रैशेज, इसके अलावा मजीद यानी और कोई भी किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा होता। और ये भी हर पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, किसी किसी पेशेंट के अंदर ये रिपोर्ट हो सकता है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें कि फंगल जो सेल है, यानी फंगस है, वो इस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगर डेवलप करती है तो कैसे करती है। तो सबसे पहले म्यूटेशन ऑफ फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम के अंदर म्यूटेशन, यानी उसके अंदर चेंजेस आ जाएगी, क्योंकि यही मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। और दूसरा इफ्लक्स ऑफ ड्रग्स, यानी आने वाली जो ड्रग है उस फंगस सेल के अंदर जो पेनिट्रेशन पावर उसकी है, यानी पेनिट्रेट कर रही है, तो उसी फोर्स के साथ, उसी स्पीड के साथ जो पेनिट्रेट कर रही है, उसी स्पीड के साथ अगर फंगस का सेल उसको पुश आउट कर देता है, इफ्लक्स कर देता है। इफ्लक्स मीन होता है सेल से बाहर की तरफ उसको जो है ना पुश आउट करना। तो अगर वो सेल से ड्रग को बाहर की तरफ पुश आउट कर देगा तो जाहिर है कि ड्रग जो हमने दी थी वो फंगस के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगी, तो इस तरीके से उसकी एक्टिविटी जो है ना डिक्रीज हो जाएगी, और फंगस का जो सेल है वो रेजिस्टेंट प्रोड्यूस। इस तरीके से दो स्टेप हमने देख लिए। ये दूसरा स्टेप था, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, यानी म्यूटेशन काज कर रहा होता है साइड CYP450 एंजाइम के अंदर। उसके बाद अगर इसके यूजेस, मेजर यूजेस की बात कर लें कि किस किस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर। ये हमने यहाँ पे देखा मेनिंजाइटिस के केस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा था कि क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे थे जब कोई भी इनिशियल थेरापी के अंदर हमने एम्फोटेरिसिन बी, यानी किसी भी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी से जो है ना उसका इनिशियल थेरापी हमने स्टार्ट की, तो उसके अंदर हम जो है ना ये फ्लूकोनाजोल को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद कैंडिडियासिस के अंदर ये इफेक्टिव होता है, इसके ओरोफिजियल और एसोफिजियल जो है कैंडिडियासिस के अंदर ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, यानी इसकी एक्टिविटी होती है, यानी अपना रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। उसके बाद लेशमेनियासिस, इसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑफ लेबल यूज इसका इस्तेमाल हो रहा था। ऑफ लेबल यूज से क्या मुराद है कि असल उसका यूज कुछ और है, लेकिन यानी लेबल के ऊपर ये चीज मेंशन नहीं होती कि या हम फॉर एग्जांपल ये लेशमेनियासिस के केस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम उसका लेबल को देख रहे हैं, अगर उसकी हिस्ट्री को देख रहे हैं उस ड्रग की, तो वो इस केस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, यानी उसके लेबल के मुताबिक
तो अगर हम उसके अगेंस्ट जाके, इसलिए तो हम इसको ऑफ लेबल यूज बोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट जाके अगर हम इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसका ये ऑफ लेबल यूज होगा। तो हम फ्लूकोनाजोल को 200 mg डेली फॉर 6 वीक के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेशमैनियासिस केस के अंदर। उसके बाद आखिरी है अदर फंगल इन्फेक्शन में टीनिया इन्फेक्शन है, इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो ये चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थे फ्लूकोनाजोल के अंदर जो ट्रायाजोल की क्लास के अंदर आता है। तो यहाँ तक हमने जो है ना इसके मेजर जो इसके यूजेस थे, इसका हमने जो है ना एडवर्स इफेक्ट देख लिए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले ही हमने पढ़ लिया था। अब इसके रिलेटेड ही एक और जो है ना इम्पोर्टेंट ड्रग है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम मूव करते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास एक और जो है ना ड्रग है हमारे पास इट्राकोनाजोल। पहले फ्लूकोनाजोल हमने पढ़ा, इट्राकोनाजोल है तो वो भी जो है ना ओवरऑल जो है ना एजोल क्लास के अंदर आता है। अगर उसको सब कैटेगरी के अंदर देखें तो वो ट्रायाजोल के अंदर ये क्लास यानी ट्रायाजोल क्लास के अंदर आता है। तो ट्रायाजोल की क्लास हमने पहले भी जो ड्रग पढ़ी उसके अंदर भी हमने देखा, क्योंकि ये एजोल क्लास के अंदर है तो एजोल वाली सारी की सारी ड्रग सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना इफेक्ट कर रही होती है, यानी उसकी सिंथेसिस को ही डिस्टर्ब कर रही होती है। अगर असा यानी सिंपल अल्फाज में देखें तो एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा रही होती है, जो कि एर्गोस्टेरॉल जो ना सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो जब उसकी सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से फंगस का जो सेल होगा वो डैमेज हो जाएगा, यानी वीक से वीक होता जाएगा और एक स्टेप आएगा यानी एंड स्टेज पे वो डेड हो जाएगा। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देख लेते हैं हम इट्राकोनाजोल का, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती है, यानी इसकी स्पेक्ट्रम इसकी एक्टिविटी अगर फ्लूकोनाजोल की निस्बत देखा जाए तो इस, और हमने कल जो मेडाजोल के अंदर कीटोकोनाजोल हमने देखा, अगर इन दोनों ड्रग्स को फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल को हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो इट्राकोनाजोल की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, यानी ये उनसे बेहतर जो है ना एक्टिविटी शो कर रही होती है, यानी ये लेटेस्ट जो है ना फार्मूलेशन है, तो इसलिए इसकी एक्टिविटी बाकी दोनों की निस्बत ज़्यादा, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी देन कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। उसके बाद है इसकी एक्टिविटी एक्शन के हवाले से देखें, जो ये फंगिस्टेटिक है। फंगिस्टेटिक से क्या मुराद है कि ये फंगस की जो ग्रोथ वगैरह है उसको स्टॉप करवा रही होती है। स्टेटिक में स्टॉप करवाना, रुक जाना। तो अब ये मोस्ट इफेक्टिव इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, यानी जिस पेशेंट के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका होता है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, तो उसके अंदर भी जो है ना इसका इफेक्ट देखने को, यानी ये उसके अगेंस्ट भी है, उसके अंदर भी मोस्ट इफेक्टिव होती है। उसके बाद ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी वेरिएबल हो सकती है, अगर खाने के साथ दे रहे हैं या किसी और ड्रग के साथ दे रहे हैं तो उस वक्त इसकी एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम फूड के साथ या इसको गैस्ट्रिक एसिड यानी गैस्ट्रिक पीएच के अंदर जब एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उस वक्त हम दे रहे होंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी, हाईली प्रोटीन बाइंडिंग होने की वजह से इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ज़्यादातर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि 10 लीटर पर केजी के हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। और उसके बाद है हायर डोज के ऊपर मोर देन अगर 400 mg पर डे के हिसाब से अगर हम यानी इससे भी ज़्यादा अगर डोज दे रहे हैं तो ये वाले एडवर्स इफेक्ट देखने को भी, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकती है या हाइपोक्लेमिया हो सकता है। तो ये जो है ना एडवर्स इफेक्ट इसमें रिपोर्ट किए जा सकते हैं अगर हम इसकी डोज 400 mg से ज़्यादा दे रहे हैं पर डे के हिसाब से। आगे बात आगे इसके यूजेस की। यूजेस में सबसे इम्पोर्टेंट प्रेफर एंटी फंगल ड्रग फॉर द मोस्ट सिस्टेमिक माइकोसिस के अंदर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के केस के अंदर इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिक माइकोसिस इन्फेक्शन होता है उसके अंदर हम इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है
हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये इसके अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, फर्स्ट लाइन थेरेपी यानी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अंदर पैराकोकी डायोएडो माइकोसिस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एज ए ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये कुछ ड्रग्स दी हुई है जिसके अंदर अगर हम इसको साथ दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, तो ये ड्रग इंस्ट्रक्शन शो कर सकती है, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा हो सकती है, इसका मेटाबॉलिज्म कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम इसके मुताबिक जो है ना हम इसको इस्तेमाल नहीं करें। हमने यहाँ पे देखा कि फूड या गैस्ट्रिक एसिड यानी एक्सियल या लो पीएच पे अगर हम इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम एंटीसिड H2 यानी हिस्टामिन ब्लॉकर, PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये क्लास की ड्रग अगर साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक्सेल की प्रोडक्शन कम करनी होती है, तो गैस्ट्रिक पीएच जो है ना ज़्यादा हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पे गैस्ट्रिक पीएच कम होगी यानी गैस्ट्रिक एसिड HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। लेकिन इनके साथ जब दे रहे होंगे तो इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो ये ड्रग इंट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है रिफेम्पिसिन है, फिनोबार्बिटोन है, फेनिटाइन है, कार्बामेज़ेपिन है। अगर इन ड्रग के साथ अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये मेटाबॉलिज्म इनकी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो है ना इसका इट्राकोनाजोल का मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा हो जाएगा वो जल्दी से उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो उसकी जो एंटी फंगल एक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो स्टे नहीं कर पाएगी ना। जब तक स्टे नहीं कर पाएगी, कोई भी ड्रग है स्टे नहीं कर पाएगी, तो उस वक्त तक उसका प्रॉपर जो टारगेटेड उसका इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा, अगर एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड के साथ मेटाबॉलिज्म अगर हो रही है तो ये वो ड्रग है जिनके साथ अगर देने से तो इनका मेटाबॉलिज्म जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी स्पीड अप ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ये सारी की सारी ड्रग जो है ना, ये जो हेपेटिक यानी लीवर के अंदर इंजाइम मौजूद होते हैं उसकी उस इंजाइम को एज ए इंड्यूसर के तौर पर काम यानी इसकी स्पीड बढ़ाने के काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है क्लिथ्रोमाइसिन, और उसके बाद है HIV प्रोटीएज इनहिबिटर। इस क्लास की अगर ड्रग होगी तो ये क्या कर रही है कि इसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वो ड्रग्स हैं जो जो लीवर के अंदर मौजूद एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म इसकी करवा रहे थे, अब ये क्या करें तो उसको इनहिबिट करवा रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो जाहिर है इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर ओवरऑल ब्लड प्लाज्मा के अंदर इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस यानी लेवल हो जाएगा तो ज़ाहिर है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, तो यानी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इट्राकोनाजोल, अगर हम इसको ये इनहिबिट करता है किसको, CYP3A4 एंजाइम को, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली ड्रग्स जब ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो गया इट्राकोनाजोल की वजह से, तो ये क्या होगा कि ये फेनिटाइन, डाइजोक्सिन, सल्फोनायूरिसिस और वारफरिन इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंजाइम इनकी ब्रेक डाउन करवा रहा था, मेटाबॉलिज्म करवा रहा था। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इन ड्रग्स का जो है ना लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इनका लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ तक जो है ना इसका इट्राकोनाजोल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद हमारे पास इसी क्लास के ट्राइजोल के अंदर यानी एजोल के अंदर कुछ टॉपिकल एजेंट के तौर पे, यानी हम सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें है क्लोट्राइमाजोल है, मिकोनाजोल है, इकोनाजोल है। ये सारी की सारी हम क्रीम की फॉर्म में, ऑइंटमेंट की फॉर्म में या लोशन की फॉर्म में जो है ना ये फार्मूलेशन देख रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है ना डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल, जिस तरह रिंग वर्म हो गया या म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी म्यूकस लेयर यानी सुपरफिशियल लेवल के लेयर के लिए हमें, क्योंकि ट्रॉपिकल एजेंट है तो ट्रॉपिकल यूज इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। इसके अंदर हर एक मतलब इन तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि मिकोनाजोल जो होता है ये पेनिट्रेटिंग पावर किसके अंदर, क्यूटेनियस लेयर के अंदर अच्छी होती है, तो इस जिसकी
पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है उसकी एक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो बेटर एक्टिविटी होती है। इसी तरीके से क्लोट्राइमाजोल काजेज द मेल इरिटेशन एट द एप्लीकेशन साइट, अगर हम उसको सरफेस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे इरिटेशन काज कर सकती है। उसके बाद इकोनाजोल की अगर बात कर लें तो ये स्किन बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती है, यानी जिस सरफेस के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये जो है ना बर्निंग सेंसेशन जो है ना ये शो करती है। तो ये जो है ना हमने टॉपिकल एजेंट इसके बारे भी मतलब चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। बाकी आप इसके अदर एजेंट भी मौजूद हैं जो कि टॉपिकल यानी लोशन की फार्म में, क्रीम की फार्म में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसकी क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं वहाँ पे डिटेल से। बाकी जो रिमेनिंग जो इसकी क्लास के अंदर ड्रग्स आती हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना आप अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो आज का जो है ना हमने एंटी फंगल वाला जो चैप्टर है यहाँ तक हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आने वाला लेक्चर उतने ही आप बेहतर तरीके से बना सकें ताकि आप लोगों को मैक्सिमम इसका फ़ायदा हो। आज का लेक्चर हमारा एंड होगा। अल्लाह हाफिज़।